हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हम लोग न्यूटन्स लॉज के बारे में पढ़ रहे थे। अपने पुराने लेक्चर्स में हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, F=ma के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे और देखा किस प्रकार से हम पहले एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, फिर मास का मल्टीप्लाई करके फोर्स को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न सवालों में हमने अलग अलग तरीके से न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने की कोशिश की और समझा कि किस हिसाब से हम न्यूटन सेकेंड लॉ F=ma या dp/dt को कैसे अप्लाई करते हैं। सॉरी, जाते जाते हम लोग एक चीज़ को डिस्कस करने लगे थे और वो जो चीज़ थी उस चीज़ का नाम था इम्पल्स, एक नई फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों, इम्पल्स क्या चीज़ होती है, इसको अच्छे से समझना है हमको। तो हम लोग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स जो लगाते हैं जिससे कि उसका मोमेंटम चेंज होता है, उसका स्पीड चेंज होता है, उसका मोमेंटम चेंज होता है, उसका जो भी बोलें, ठीक है, जो भी हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं वो दो तरीके से लगाते हैं। एक तो हम कंटिन्यूअसली उस पर ऐसे करके उसको पुश करें और दूसरा झटके से पुश करें। तो जो कंटिन्यूअसली पुश करते हैं उसका कुछ अलग हिसाब से इफेक्ट पड़ता है जिसको कि हम फोर्स बोलते हैं, और जो झटके से फोर्स लगाया जाता है, कम टाइम के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं बच्चों इम्पल्सिव फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। ऐसा फोर्स जो बहुत कम टाइम के लिए लगाया जाता है, 0.01 सेकेंड के लिए लगाया जाता है, 0.1 सेकेंड के लिए लगाया जाता है, ऐसे फोर्सेस को हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं और उनके इफेक्ट थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम जे वेक्टर बोलते हैं, जे वेक्टर, इम्पल्स वाला वेक्टर। और ये होता क्या है, जब एक बड़ा सा फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगता है तो हम उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, जब एक बड़ा सा फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? F डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब बहुत छोटा सा टाइम, F मतलब फोर्स। जब एक फोर्स, बड़ा सा फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ स्मॉल टाइम, छोटे से टाइम के लिए लगता है, ठीक है, ऐसे करके। जैसे आप बॉल पे बैट मारते हैं तो ऐसा तो नहीं करते कि आप बैट से उसको कंटिन्यू हिट करते रहते हैं 2 सेकंड तक के लिए ऐसे करके, जैसे हमने अभी हिट किया है इसको, ऐसा तो नहीं करते। आप खड़ाक से मारते हैं, खड़ाक से। नेल रखते हैं आप, कील रखते हैं और हैमर को आप रख के ऐसे दबाते तो नहीं है कभी, नहीं, आप ऐसे मारते हैं खड़ाक से, एकदम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगता है। ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इम्पल्सिव फोर्स उसका पूरा नाम। तो ये है बच्चों हमारा इम्पल्स। ठीक है, बिल्कुल। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकेंड। डायमेंशन क्या हो जाएगी? mlt-2 इंटू टी, तो हो जाएगा mlt-1। mlt-2 फोर्स की यूनिट, फोर्स की डायमेंशन, और ये टाइम, फोर्स इंटू टाइम, तो mlt-1 ये क्या हो जाएगा? आपका इम्पल्स। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो जो फोर्सेस झटके के द्वारा लगाए जाते हैं, जो फोर्सेस झटके में लगाए जाते हैं, उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अभी एक ग्राफ के द्वारा हम इसका डिफरेंस समझ सकते हैं। जो नॉर्मल फोर्स होता है और जो इम्पल्स होता है उसमें अंतर क्या होता है। जो नॉर्मल फोर्स होता है, अगर हम ग्राफ बनाएं फोर्स का समय के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लगता है। कम ज़्यादा लग रहा है, कैसा भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लगाया जाता है। ठीक है, हम ऐसे करके इसको दबाएं और कम ज़्यादा करते रहें, कम ज़्यादा, तो हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर हम इसको ऐसे करके करें तो ये इम्पल्स हो जाएगा। झटके के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स का आप देख के ही पहचान जाएंगे, वो इम्पल्स ऐसा लगेगा, क्लिक, थोड़े ही टाइम के लिए लगेगा, वो डेल्टा टी। वो अचानक से फोर्स अपियर होगा और डिसअपियर हो जाएगा। आप कील को रखिए एक कार्डबोर्ड के ऊपर और हथौड़े को दिखाइए, अभी इस कील पे फोर्स 0 0 0 0 क्लिक, अचानक से लगेगा और तुरंत गायब हो जाएगा फोर्स, और ये कील कहाँ चली जाएगी? अंदर चली जाएगी। बिल्कुल। तो ये फोर्स 0 0 0 0 अचानक से लगेगा और तुरंत गायब हो जाएगा। तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगाए जाते हैं उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्स। ओके, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, अच्छे से सुनिएगा। तो ये ग्राफ देख के आप पता लगा सकते हैं कि फोर्स लग रहा है या इम्पल्स लगाया जा रहा है। ठीक है, ओके। अगर हम ध्यान दें, बहुत ध्यान से देखें, तो फोर्स टाइम ग्राफ
को ही अगर हम ध्यान से देखें, मान लीजिए फॉर सिंप्लिसिटी एक कांस्टेंट फोर्स लगाया गया है, मान लें 2 न्यूटन का फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए लगाया गया। ये फोर्स कितने सेकंड के लिए लगाया गया? 1 सेकंड के लिए। पहले कोई फोर्स नहीं था ऑब्जेक्ट पे, फिर अचानक एक फोर्स लगा और फिर फोर्स गायब हो गया। तो 1 सेकंड के लिए कोई एक फोर्स लगाया गया किसी ऑब्जेक्ट पे, तो बहुत कम टाइम है और फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगा दिया गया है। इसको ज़्यादा भी आप कर सकते हो, 20 न्यूटन। तो बहुत बड़ा फोर्स अगर कम टाइम के लिए लगता है तो उसको बोलते हैं बच्चों इम्पल्सिव फोर्स। झटके के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, झटकेदार फोर्स। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अगर आप इसका एरिया देखेंगे तो इस एक्सिस पे फोर्स है, इस एक्सिस पे टाइम है, तो इसका एरिया देखेंगे, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, तो क्या दे देगा बच्चों? एरिया निकालने की कोशिश करें, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ पे आपका टाइम आ रहा है, ब्रेथ पे आपका फोर्स आ रहा है, तो फोर्स इंटू टाइम। तो एरिया से क्या मिल रहा है हमको? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम होता क्या है? इम्पल्स। तो अगर आपको कहीं भी फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पड़े तो एरिया का मतलब क्या होता है बच्चों? वो इम्पल्स ही होता है। ठीक है, फोर्स और टाइम का ग्राफ बना है तो उसका अगर आप एरिया निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इम्पल्स मिल जाएगा। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स मिल जाएगा। फोर्स का टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इम्पल्स। ठीक है, झटकेदार फोर्स। टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टाइम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी बोलेंगे तो हम उसको तब भी इम्पल्स ही, लेकिन फिर वो उतना मज़ेदार नहीं होता है। ठीक है ओके, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों वो हमारा इम्पल्स है और हम उसी के कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। उससे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में आपसे डिस्कस कर लें, जिसको कि बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि लीनियर मोमेंटम जितना भी चेंज हुआ है वो किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स अप्लाइड। मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का कितना चेंज हुआ है वो किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स पे। तो F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। ये क्या है बच्चों? हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है। अगर हम इसमें कुछ हेर फेर कर दें, इस डी टी को इधर ले जाएं, तो एफ डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी पी, चेंज इन मोमेंटम। और ध्यान से देखिएगा, ये फोर्स इंटू टाइम हो गया। फोर्स इंटू टाइम क्या होता है बच्चों? इम्पल्स। बड़ा फोर्स छोटा सा टाइम, क्या हो गया बच्चों? इम्पल्स। तो ये इम्पल्स बराबर क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। इसी को बोलते हैं बच्चों इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू डी पी, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, J इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसको आप भिन्न भिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये इम्पल्स किसके बराबर हो गया है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो गया है। ठीक है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ का ही हमने एक बिगड़ा हुआ रूप लिख दिया है और वहाँ से हमने एक नई थ्योरम जैसा कुछ बता दिया है। कोई नया नहीं है, ये पुरानी चीज़ ही है। बस फोर्स इनटू टाइम को हम इम्पल्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये इम्पल्सिव फोर्स होता है, झटकेदार फोर्स। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि हम न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। तो अगर हम सवाल की बात करें तो सवाल इम्पल्स के हम 2 तरीके से लगाते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि इम्पल्स निकालने का कि आपको फोर्स दिया जाए और ये बता दिया जाए कि वो फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा है। तो फोर्स भी पता हो, टाइम भी पता हो, तो उनका हम गुणा कर दें तो फोर्स इंटू टाइम से हमको क्या मिल जाएगा? इम्पल्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ऐसे तो हो सकता है आपको एक सवाल लगा दिया जाए, लेकिन ऐसे सवाल आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसे सवाल पूछे थोड़ी जाएंगे, ये तो बहुत आसान सवाल हो जाएगा कि आपको फोर्स भी दे दिया है और कितने टाइम के लिए वो फोर्स लगा है, 0.1 सेकेंड के लिए लगा है या 0.2 सेकेंड के लिए लगा है, वो टाइम भी दे दें तो उसको आप गुणा करके आप बता दें कि इतना इम्पल्स लगा है। एक और तरीका है इम्पल्स निकालने का,
इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, डीपी। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ऐसे लिख दे माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सवाल को पढ़ के हम ये पता लगाएं कि पहले वाले तरीके से सवाल बनेगा या दूसरे वाले तरीके से सवाल बनेगा। चेंज इन मोमेंटम से इम्पल्स निकालना है या फोर्स इनटू टाइम से मोमेंटम निकालना, इम्पल्स निकालना है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये हम निकाल के लेके आए हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल यूज के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए हम अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिकल यूज के बारे में। न्यूटन का सेकेंड नियम, न्यूटन का सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू डी पी अपॉन जी टी, ये हमको एक बहुत ही बड़ी बात बताता है। क्या बताता है साहब? कि जो मोमेंटम का चेंज हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो पक्की बात है पीछे से फोर्स लगाया होगा या आगे से फोर्स लगाया गया होगा, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है तो मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स लगेगा तो मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा, सीधी सी बात। ठीक है, बिल्कुल। तो फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt, दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है भाई, 2 दिन से हम यही डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ने आप पे फोर्स लगाया, कोई बॉल आ रही है और आपने बॉल को पकड़ा, उसका मोमेंटम था बहुत सारा और आपने उसके मोमेंटम को जीरो कर दिया, उसका मोमेंटम चेंज कर दिया। बहुत सारा मोमेंटम था, बहुत सारी वेलोसिटी थी उसके अंदर और आपने उसको रोक दिया, मोमेंटम जीरो कर दिया। अब चेंज इन मोमेंटम तो भाई उसको आपको रोकना है। चेंज इन मोमेंटम तो आपको पता है कि आ रही है बॉल, उसमें बहुत सारी वेलोसिटी है और हमको उसे रोकना ही है, तो चेंज इन मोमेंटम तो करना ही पड़ेगा। यानी वो बॉल आप पे फोर्स लगाएगी ही लगाएगी, या आप उस बॉल पे फोर्स लगाएंगे तभी उस बॉल का मोमेंटम चेंज होगा। अगर आप उस बॉल पे लगाएंगे फोर्स तो बॉल भी आप पे फोर्स लगाएगी, न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, ठीक है। तो उस बॉल को रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी उसका मोमेंटम चेंज हो पाएगा, तभी वो रुक पाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको रोकना है। तो बस एक काम कीजिए, जो आप फोर्स लगा रहे हैं या वो बॉल रुकेगी, आप पे फोर्स लगाएगी, वो फोर्स ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपने इस टाइम को ध्यान नहीं दिया तो। अगर आपने तुरंत उसको ऐसे रोक लिया तो बहुत तेज़ी से लगेगी और रुक जाएगी और आपको चोट लगेगी बहुत ज़्यादा। मोमेंटम तो चेंज हो रहा है लेकिन बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, dt बहुत कम है, तो आप इस dt को बढ़ा सकते हैं। ये आपके हाथ में है, उस बॉल को पकड़िए और उसको ऐसे खींचिए और पीछे ले जाके उसको ऐसे करके रोकिए, तो आपने उसको ज़्यादा टाइम दिया। मोमेंटम को जीरो होने में, मोमेंटम को चेंज होने में आपने टाइम ज़्यादा लगा दिया, और अगर आप टाइम ज़्यादा लगा देंगे तो फोर्स कम लगेगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने बॉल पे फोर्स कम लगाया या बॉल ने आप पे फोर्स कम लगाया, एक ही बात है। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जब भी बॉल आपके पास आए तो उसको पकड़ के थोड़ा सा खींचिए, उसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे करके पीछे की तरफ हाथ को खींचिए। आप ज़्यादा टाइम दीजिए उसको रोकने में, उसको रोकने में ज़्यादा टाइम दीजिए। ऐसे ना रोक लीजिए तुरंत, बॉल आए और ऐसे करके आप रोक दें, इसमें क्या होगा, बहुत तेज़ी से टकराएगी और कम टाइम में ही वो रुक जाएगी, और dt अगर कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में भी शॉकर्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा। जब भी दौंची लगती है, जब भी झटका लगता है, हमारी रोड तो वैसे भी ख़राब होती हैं, ठीक है, आप सबको पता है कैसी रोड्स होती हैं, तो जब भी झटका लगता है तो बहुत धीरे धीरे हम नीचे आते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, और अगर शॉकर नहीं होंगे तो तेज़ी से टकराएंगे हम नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ अगर तेज़ी से जाएंगे तो कम टाइम में ही सब कुछ हो जाएगा, तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो बहुत धीरे धीरे होना चाहिए वो पूरा का पूरा प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप ये देख सकते हैं कि टाइम को बढ़ा के हम फोर्स को कम कर सकते हैं, टाइम को बढ़ा के हम फोर्स को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा जो सेरेमिक्स होते हैं, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं या कोई सेंसिटिव चीज़ होती है, वो थर्मोकोल के अंदर आती है। जो 2 हमारे कप हैं, 2 कप के बीच में थर्मोकोल, जिससे कि वो आपस में ना टकराएं।
क्योंकि आपस में जब वो टकराएंगे तो बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगेगा, और अगर टाइम कम है तो वो फोर्स ज़्यादा ही होगा और उससे वो टूट सकते हैं। अगर बीच में कोई सोखता होगा या कोई फोम टाइप की होगी तो वो फोम क्या करेगी, अगर कोई मोशन होने लगा है, कोई झटका लग गया है, जिस गाड़ी पे ये आ रहे हैं उस गाड़ी के द्वारा कोई उस कारण से इनमें कोई झटका लग गया है, तो ये इधर जा रहा है, वो इधर आ रहे हैं, तो बहुत स्लोली एक दूसरे के पास आएंगे, क्योंकि बीच में सोखता है, फोम है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और टकरा भी जाएंगे तो भी कुछ उनका लॉस नहीं होगा। और वहीं पे अगर यहाँ पे कोई सोखता ना हो, कोई फोम ना हो, कोई थर्माकोल ना हो, तो ऐसे कर टकराएंगे और टूट भी जाएंगे। कम टाइम में सब कुछ होगा, इसलिए फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ओके। तो टाइम को आप बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा चूड़ी बेचने जो गांव में आते हैं या जो बाज़ार में बेचते हैं, मुझे तो पता नहीं, तो वो अखबार में उसको लपेट देते हैं जिससे कि जो अगल बगल वाली जो चूड़ियाँ हैं वो टकरा के टूटे ना, क्योंकि अखबार भी कुछ ऐसा ही काम करता है जैसा ये फोम काम कर रहा है। ठीक है, तो आप टाइम को बढ़ा के फोर्स को कम कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में टाइम है, उसको बढ़ा के फोर्स को कम कर सकते हैं। चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे अपना दिमाग लगाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनाए जाते हैं, इम्पल्स से रिलेटेड, न्यूटन के सेकेंड लॉ से रिलेटेड। ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ के हम न्यूमेरिकल्स लगा चुके हैं, लेकिन इसमें भी न्यूमेरिकल्स वो यूज हो सकते हैं। ठीक है, हम नेचर को डिस्टिंक्टली डिवाइड नहीं कर सकते कि यहाँ तक न्यूटन का सेकेंड लॉ है, फिर यहाँ पे हमारा इम्पल्स चालू हो जाएगा, फिर न्यूटन का थर्ड लॉ चालू हो जाएगा। वो सब एक दूसरे में मिक्स रहता है, इसलिए हो सकता है इन सवालों में न्यूटन के सेकेंड लॉ की भी ज़रूरत पड़े। ठीक है, बिल्कुल। तो पहला सवाल देखते हैं हम। हमको बस ये ध्यान रखना है बच्चों कि इम्पल्स निकालना है तो हम फोर्स इनटू टाइम से निकालें या चेंज इन मोमेंटम से निकालें। ठीक है, बिल्कुल। तो पहला सवाल है, ए बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल जा रही है 12 मीटर पर सेकेंड से और एक बैट्समैन है जिसने उस बॉल को जैसी जा रही है बिल्कुल वैसा ही लौटा दिया। ठीक है, हिट्स बैक, जैसी बॉल जा रही थी बॉलर की तरफ ही उसने बॉल को फेंक दिया। तो इधर कहीं बॉलर होगा जिसने बॉल को फेंका होगा और बैट्समैन ने बॉल पे फोर्स मारा और बॉल को बॉलर की तरफ लौटा दिया। ठीक है, बिल्कुल। ए बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर, जैसी जा रही थी बिल्कुल वैसी लौटा दी, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ है। बच्चों हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा इम्पल्स होता है, क्योंकि बैट ने बॉल पे जो फोर्स लगाया है वो इम्पल्सिव फोर्स ही होगा। हमने इम्पल्सिव फोर्स में इसका एग्जाम्पल भी लिया है, बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगता है, कड़ाक, बहुत कम टाइम के लिए लगता है। तो इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको डायरेक्शंस बहुत ध्यान से देखनी होंगी। ठीक है, स्पीड तो चेंज नहीं हुई है लेकिन वेलोसिटी चेंज हुई है, इसलिए हम इसको -12 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -12 मीटर पर सेकेंड। लेट अस सपोज दिस डायरेक्शन इज अवर पॉजिटिव डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन को हमको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, तो अगर इस डायरेक्शन वाली चीज़ों को हम पॉजिटिव लेंगे तो इसके अपोजिट वाली चीज़ें अपने आप ही कैसी हो जाएंगी? निगेटिव हो जाएंगी। किसी एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, मान ली हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। तो ये 12 तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन लौटते हुए वाला जो 12 होगा इस बॉल की वेलोसिटी -12 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना है बच्चों इस बात को। इफ द मास ऑफ बॉल इज 0.15 किलोग्राम, if the mass of ball is 0.15 kilogram, determine the impulse imparted to the ball। बॉल पे कितना इम्पल्स लगा, बॉल पे कितना इम्पल्सिव फोर्स लगाया, किसने लगाया साहब? बैट ने लगाया, ऐसे करे कड़ाक से फोर्स लगाया। अच्छा भाई, इम्पल्स निकालना है, बहुत बढ़िया। क्या फोर्स दिया गया है और टाइम दिया गया है, कितने टाइम के लिए बल्ले और गेंद का संबंध रहा? वो संबंध 0.01 सेकेंड भी हो सकता है। बहुत कम टाइम के लिए बॉल उसको टच की होगी और उठी होगी, ऐसे आई होगी और छुई होगी और ऐसे चली गई होगी, बहुत कम टाइम लगा होगा, लेकिन वो टाइम तो दिया नहीं है और फोर्स भी नहीं दिया है। इसका मतलब हम इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम से नहीं निकाल सकते। तो इम्पल्स निकालने का एक ही तरीका है, अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
मास वेलोसिटी दिया है, इनिशियल मोमेंटम पता है, मास वेलोसिटी दिया है, फाइनल मोमेंटम पता है। टकराने से पहले मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, टकराने के बाद मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा रखा है। ठीक है, अगर आप इसको प्लस बोलेंगे तो इसको माइनस बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। ओके, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, 0.15 इंटू वेलोसिटी 12, तो कुछ ना कुछ होगा। 12 5 जा 60, 12 1 जा 12 और 6 18, 1.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। अच्छा भाई, मास बताइए 0.15, फाइनल वेलोसिटी बताइए। स्पीड तो 12 ही है, स्पीड तो 12 ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए -12 ले ली हमने। तो -12 तो आएगा माइनस का 1.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, करना क्या है आपको, आपने इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया, बॉल का कितना था, टकराने के बाद उसका मोमेंटम कितना है वो भी निकाल लिया। बस एक काम करिए, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दीजिए। चेंज इन मोमेंटम, चेंज बच्चों हमेशा तभी निकलता है जब आप फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों से ये गलती हो जाती है, वो इनिशियल में से फाइनल घटा देते हैं। कभी भी ज़्यादा में से कम ना घटाइए, फाइनल में से इनिशियल घटाइए। फाइनली कैसा भी हो, फाइनल में से आप इनिशियल घटा दीजिए, आपको चेंजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस का 1.8, इनिशियल मोमेंटम 1.8, तो इम्पल्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस का 1.8 माइनस 1.8, तो ये हो जाएगा 3.6 माइनस का न्यूटन सेकेंड। ठीक है, 3.6 न्यूटन सेकेंड। ये आ गया बच्चों हमारा इम्पल्स की वैल्यू। अच्छा बच्चों, माइनस क्या बता रहा है, क्या आप इस रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं? माइनस क्या बता रहा है, हमने जो डायरेक्शन पॉजिटिव मानी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। बिल्कुल सही बात है। ये जो बैट है उसने इधर ही फोर्स लगाया होगा, इधर फोर्स लगा के ही वो ऐसा काम कर सकता है, अन्यथा वो बॉल को ऐसे लौटा नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आंसर माइनस में आया है, आंसर माइनस में ही आना चाहिए। अगर आप इस माइनस को ध्यान नहीं करेंगे, आप सोच लेंगे नहीं ठीक है ये भी 12 वो भी 12, तो इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा, तो फिर इम्पल्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी बैट ने फोर्स ही नहीं लगाया। और ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए ये माइनस को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये देखिए जरा कैसा सवाल था हमारा, एक बढ़िया सा सवाल था और बड़े आसानी से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको ये देखना है कि भाई साहब सवाल क्या है, उसका चित्र क्या बनेगा। चित्र हमको फील कराते हैं, इसलिए चित्र जरूर बनाना है और फिर देखना है कि क्या दिया गया है और किस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं। पहले सोचना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 किलोग्राम मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड। एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 किलोग्राम मूविंग विद 15 मीटर पर सेकेंड। एक क्रिकेट की बॉल है जो कि ऐसे मोशन में है, तो उसका आपको मास भी पता है, उसकी आपको वेलोसिटी भी पता है। ठीक है भाई, सब कुछ आपने बता दिया। बॉल के बारे में यही दो चीज़ें आप बता सकते हैं। इज ब्रॉट टू रेस्ट, उसको रोकना है, उस बॉल को रोकना है बाय ए प्लेयर इन 0.05 सेकेंड। एक प्लेयर ने उस बॉल को रोक दिया, मान लीजिए ये उसके ग्लव्स हैं, ये ग्लव्स मैंने बना दिए और बॉल रुक गई, और बॉल को रोकने में कितना टाइम लग गया, जो टाइम लग गया है डेल्टा टी, वो 0.05 सेकेंड लग गया। चलिए साहब, बॉल रुक गई, बॉल रुक गई, बॉल रेस्ट पे आ गई। ठीक है भाई, डायग्राम बना लिया। कैलकुलेट द इम्पल्स एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर। तो बताइए प्लेयर ने कितना इम्पल्स लगाया और कितना फोर्स लगाया, दोनों ही चीजें बताइए। कितना इम्पल्स लगाया और कितना फोर्स लगाया। तो एक बात तो क्लियर है बच्चों, इम्पल्स को हम निकालते हैं फोर्स इंटू डेल्टा टी से, डेल्टा टी दिया है लेकिन फोर्स खुद ही पूछा है, यानी यहां से हम नहीं निकाल सकते इम्पल्स को। तो इम्पल्स को कहां से निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनली वो रेस्ट पे है, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। और इनिशियल मोमेंटम हम लोग निकाल सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम है, यहां से हम देख लें, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी 15 है, तो 15 है, 15 हम 225 होना चाहिए, 2.25। ठीक है,
फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम 2.25, तो इम्पल्स लगा माइनस का 2.25 न्यूटन सेकेंड। तो हमने एक तरीके से इम्पल्स निकाल लिया, एक तरफ से इम्पल्स निकाल लिया चेंज इन मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए, और फिर इस इम्पल्स को हम किसके बराबर रख दें, फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। सिंपल है कि इस प्लेयर ने कितना फोर्स लगाया होगा। तो सबसे पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल पूछे जाने चाहिए और पूछे जाते हैं हमारे स्कूल लेवल पे। ठीक है, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, अभी तो स्कूल लेवल की ही बात कर रहे हैं। टाइम को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 0.05, तो पॉइंट चला जाएगा। तो यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 माइनस का 45 न्यूटन। ठीक है, या जो भी रहेगा आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। दोनों ही क्वेश्चन एक प्रकार से सिमिलर क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन में बॉल आ रही थी, उसको फोर्स लगा के लौट डालना था, जबकि दूसरे क्वेश्चन में बॉल आ रही है, उसको फोर्स लगा के रोकना है। दोनों ही क्वेश्चन को हमने चेंज इन मोमेंटम से निकाला। इनिशियल मोमेंटम भी पता था, फाइनल मोमेंटम भी पता था, चेंज इन मोमेंटम पता चल गया। फाइनल माइनस इनिशियल, वहां से हमने क्या निकाल लिया साहब, इम्पल्स पता लगा लिया। और इम्पल्स बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, डेल्टा टी। वो टाइम दिया गया था इसलिए हमने फोर्स भी पता लगा लिया। 45 न्यूटन लगाया गया है फोर्स, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, शाबाश। अगला सवाल बच्चों देखिए, काफी अच्छी सवाल है। वाइल लॉन्चिंग ए रॉकेट, रॉकेट लॉन्च हो रहा है। वाइल लॉन्चिंग ए रॉकेट ऑफ मास 2 × 10⁴ किलोग्राम। एक रॉकेट है जिसको कि लॉन्च करना है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, 2 × 10⁴ किलोग्राम। ए फोर्स ऑफ 5 × 10⁵ न्यूटन, फोर्स भी बड़ा तगड़ा लग रहा है, 5 × 10⁵ न्यूटन फोर्स अप्लाइड फॉर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के लिए उस पर इतना फोर्स लगाया गया, ऊपर की डायरेक्शन में, बूम, ऊपर की डायरेक्शन में 20 सेकेंड के लिए फोर्स लगाया गया। कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेन्ड बाय रॉकेट एट द एंड ऑफ 20th सेकेंड। 20 सेकेंड तक फोर्स लगा है, तो फोर्स लगने के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 20 सेकेंड के बाद 20th सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, चलिए, एक तरीका है, बहुत आसानी से आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अभी आपको वेलोसिटी पता है उसकी क्या है, 0। आप चैप्टर नंबर 3 लगा सकते हैं इसमें बड़े आराम से। फोर्स दिया गया है, मास दिया है, तो आपको एक्सीलरेशन पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F = ma। फोर्स बताइए कितना है, 5 × 10⁵। मास बताइए कितना है, 2 × 10⁴ इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 5 × 10⁵ अपॉन 2 × 10⁴। तो ये खत्म हो जाएगा 5/2 × 10, 2 5 जा 10, 25 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सीलरेशन, 25 मीटर/सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये रॉकेट का एक्सीलरेशन आ गया। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, एक्सीलरेशन आपको पता चल गया, 20 सेकेंड टाइम आपको पता है, तो u पता है, एक्सीलरेशन 25, टाइम बराबर 20 सेकेंड, तो v बराबर व्हाट, 20 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, v बराबर u + at। खत्म कर सकते हैं आप विदाउट यूजिंग इम्पल्स वाला कॉन्सेप्ट। इम्पल्स वाले कॉन्सेप्ट को बिना यूज किए आप F = ma से ही इसको खत्म कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अच्छा साहब, अब इम्पल्स वाले कॉन्सेप्ट से इसको कैसे बनाएंगे, इम्पल्स वाले कॉन्सेप्ट से। अच्छा भैया ये बताइए, फोर्स भी पता है, टाइम भी पता है, तो हम इम्पल्स निकाल सकते हैं। इम्पल्स हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम। टाइम काफ़ी ज़्यादा दिया है, चलिए कोई बात नहीं, माफ़ किया। 5 × 10⁵ इंटू 20 सेकेंड। तो यहाँ से आ गया बच्चों हमारा क्या, इम्पल्स। और ये इम्पल्स होता किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम। एंड दिस इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0, क्योंकि इनिशियली रॉकेट रेस्ट पे है। ठीक है, जो भी लॉन्चर होता है, लॉन्च पैड होता है, उस पर रॉकेट रुका हुआ होता है इनिशियली। तो यहां से आप पता कर सकते हैं 5 × 10⁵ इंटू 20 इज इक्वल टू मास
2 × 10⁴ इंटू फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप इम्पल्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके भी इस सवाल को बना सकते हैं और बिना इम्पल्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके भी आप इस सवाल को बना सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 और न्यूटन के सेकेंड लॉ को यूज़ करके। ठीक है, बिल्कुल। तो आप अपना अगर दिमाग खुला रखेंगे और अच्छे से समझेंगे बात को तो चीज़ बहुत ही आसान है। ठीक है, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने फोर्स देखा, फोर्स के इफेक्ट देखे, न्यूटन का सेकंड लॉ देखा, अभी इम्पल्स पे आ गए। धीरे धीरे हमारा ग्रोथ हो रही है और जैसे जैसे हम टॉपिक्स को कलेक्ट करते जाएंगे सारे टॉपिक्स एक दूसरे में मिक्स भी होते जाएंगे। यही तो मज़ा है। और जब सारे टॉपिक्स मिक्स होंगे, 3-4 टॉपिक्स मिक्स होके जो सवाल बनेगा तो उसकी बात ही अलग होगी, है ना। बिल्कुल। चलिए बच्चों, एक सवाल बच्चों लगा के दिखाइए। ये तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये लगता है कि बच्चे आमने सामने बैठ रहे हो। अच्छा, एक सवाल देखिए बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, 150 ग्राम, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। तो बच्चों इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम या हम इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स के सवाल हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी के सवाल आज लग रहे हैं जिनमें आप बड़े क्लियरली आपको दिखाई देता है कि फोर्स दिया है, टाइम दिया है, मल्टीप्लाई करके इम्पल्स निकाल लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी पता है तो इनिशियल मोमेंटम पता चल गया, फाइनल वेलोसिटी पता है तो फाइनल मोमेंटम पता चल गया और चेंज इन मोमेंटम से हम इम्पल्स निकाल लेंगे। ये बिल्कुल क्लियरली दिख जाता है कैटेगरी नंबर 1। ठीक है, कल जो हम बात करेंगे वो इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उसके थोड़े से कठिन सवाल देखेंगे जिसमें हमको साधारणतः सीधा सीधा नहीं दिखाई देता कि इस तरीके से इम्पल्स निकलेगा, लेकिन वो फिर दिख जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और वो हमको पता चल जाता है। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस होंगे वो। ठीक है, चलिए, ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े से होंगे। ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, इज हिट बाई ए बैट so that it turned back with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी और एक बल्ले से टकरा गई और बल्ले से टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी 20 हो गई। टर्न्ड बैक, टर्न्ड बैक तो ये -20 होगी। ठीक है, चलिए, एक सवाल हमने अभी ऐसा ही लगाया था जिसमें ये वाली वेलोसिटी, ये वाली दोनों ही वेलोसिटी 12 थी। द फोर्स ऑफ बैट एक्ट्स फॉर, बल्ले ने कितनी देर तक फोर्स लगाया, 0.01 सेकेंड तक केवल कांटेक्ट रहा है, 0.01 सेकेंड तक। ठीक है, तो टकराने से जस्ट पहले स्पीड 12 थी और टकराने के जस्ट बाद स्पीड उसकी -20 हो गई, 20 अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय बैट ऑन बॉल, बैट ने बॉल पे कितना फोर्स लगाया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, फाइनल मोमेंटम यहाँ से निकाल लेंगे। तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम पता है तो चेंज इन मोमेंटम से हम क्या निकाल लेंगे, इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और फिर इम्पल्स को हम बराबर रख देंगे फोर्स इनटू टाइम से, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास बताइए 150 ग्राम है तो 1000 का भाग लगाना पड़ेगा किलोग्राम में बदलने के लिए। वेलोसिटी 12 है, कितना हो गया ये 1.8। चलिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास तो उतना ही है 150/1000। वेलोसिटी जो है फाइनल की वो -20 है, -20। तो 1 2 1 2 2 लगा 5 बार, 5 से जाएगा 3 बार, तो -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 1.8 -3 इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों ही मुझे बॉल का पता चल गया। हम जानते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल बताइए -3 माइनस इनिशियल बताइए 1.8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये इतना बड़ा मैंने माइनस बना दिया है तो उससे कंफ्यूज ना होइए। 4.8 माइनस का न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ से बच्चों हमें मिल गया इम्पल्स और इसी इम्पल्स को हम किसके बराबर रख देंगे,
माइनस का 4.8 इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, कितने टाइम के लिए फोर्स लगा है, ये भी इम्पल्स की डेफिनेशन होती है, तो वहाँ से हमको मिल जाएगा फोर्स की वैल्यू। 0.01 नीचे जब आएगा फोर्स जो आ जाएगा आपका 4.8 अपॉन 0.01, तो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो जाएंगे, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 1 जीरो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 480 न्यूटन, माइनस में 480 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया है, इसलिए क्योंकि उसने उसकी स्पीड को भी चेंज किया है, 12 से 20 किया है, तो बॉल आ तो धीरे रही थी, हमको तेजी से फोर्स लगाना पड़ा, क्योंकि हो सकता है उसे बहुत दूर चौका मारना हो, इसलिए उसने ऐसा किया। ठीक है, बिल्कुल। तो अच्छे से बच्चों जो भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको अच्छे से देखते रहिए और समझते भी रहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम एक एक करके जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उन सबको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और एक जाल बना लेंगे, सारे टॉपिक्स का एक दूसरे से कनेक्शन हो जाएगा, तो बड़े आराम से हम किसी भी टॉपिक से किसी भी टॉपिक के बीच का मिक्स करके सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर रहा है वो पूरा का पूरा इम्पल्स के ऊपर डिपेंड किया है। ठीक है, कि आप फोर्स इंटू टाइम करके इम्पल्स निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम से भी इम्पल्स निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं इम्पल्स के, जो कि हम कब लगवाएंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में लगवाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए अच्छे से पढ़िए बच्चों और अपना ख्याल रखिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।